सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। कल हमने डिस्कस किया था जो यूपी पीजीटी कॉमर्स का पेपर था, उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। आज के पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और पूरे 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम उसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। उसको हमने एक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और इसकी जो रेलेवेंस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। जो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम्स आने वाला है उस पर होने वाला है, तो अकाउंट्स के जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। और जो मॉक टेस्ट है उससे ज़्यादा बेटर है कि ये एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, तो इससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। इसीलिए हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन अगर हमारे पास इनडायरेक्टली भी पूछ लिया जाए, डायरेक्टली यहीं से कॉपी ना हो गए, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पे उसमें क्वेश्चन में ना फंसें। इसलिए हर ऑप्शन को हमें देखना है और क्वेश्चन के नेचर को हमें पहचानना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला एग्जाम है, उसके लिए जो मैंने कहा था एमसीक्यू की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 21 के आसपास मैं पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ एमसीक्यू के, उनको देख लीजिए। उसके बाद अलग अलग पेपर भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं और इसीलिए मैं पेपर करवा रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी रिलेवेंस आने वाले एग्जाम में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। तो ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तब भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस होता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे जो हमारे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मिल के बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर बना दिया और हो गया 2-4 लोगों ने, ऐसा नहीं होता। काफ़ी उस पर रिसर्च की जाती है, काफ़ी टॉपिक्स को सेलेक्ट किया जाता है, तब जाके पेपर को यहाँ पे कंप्लीट बनाया जाता है। तो उसको समझना अच्छे से ज़रूरी है और साथ में एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं उनको। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा 51 वाला क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। यहाँ पे बोला गया है जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं आपके, तो वो सिग्निफिकेंट क्यों है, किस कारण से सिग्निफिकेंट है। आपके रीजन दिए हैं, क्योंकि ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, या इंक्रीज इन इफिशिएंसी होता है, इनिशिएटिव होता है, या अडाप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो इनमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा आपका इंक्रीज इन इफ़िशियंसी। क्योंकि यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब भी हम मैनेजमेंट, कोई भी यहाँ पे मैनेजमेंट हम किसी भी चीज़ का करते हैं तो उसको मैनेजमेंट करने का हमारा जो मोटिव, अल्टीमेट मोटिव रहता है वो क्या रहता है कि हम इफ़िशियंसी को बढ़ाना चाहते हैं। कहीं पर ही कोई काम हमने किया बाई चांस, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमने एक फैक्ट्री में 10 यूनिट्स पर डे का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा इफ़िशियंसी को बढ़ाना चाहते हैं। 15 यूनिट पर डे हम यहाँ पे आउटपुट निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हमें अपनी जो इफ़िशियंसी उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर हमें क्या चैनल बनाना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट का जो लेआउट है हमें वो यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अगर यहाँ पे इंक्रीज इन इफिशियंसी नहीं दिया गया होता तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे सही हो जाता है। क्योंकि देखिए ये पहला ऑप्शन नंबर ए सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पहले आएगा, उसके बाद आपका लास्ट जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इफिशियंसी। आपकी जो अगर आप रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है उनका अच्छे से आप यूज कर पाओगे तो ही आपकी जो इफिशियंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगी। इसलिए अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। 52 क्वेश्चन है, फॉर प्रिंटिंग ऑफ द वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज। यहाँ पे बात करेगी जब भी आप क्या करोगे, किसी वेडिंग के लिए आप यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड को प्रिंट करवा रहे हो तो उसके लिए कौन सी कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाली है, कौन सी कॉस्टिंग आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेंगे, यूनिट कॉस्टिंग करेंगे, या जॉब कॉस्टिंग करेंगे। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग में तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी रिफाइनरी होती है, शुगर्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारी
कोई भी प्रोडक्ट फाइनल बनने तक अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पे गुजरता है, ठीक है। पहले प्रोसेस में उसका कुछ काम हो जाता है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस में कुछ काम होता है, थर्ड प्रोसेस में काम होता है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे तैयार होता है। तो प्रोसेस का तो इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग के काम है, प्रोसेस का कोई रेलेवेंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमारे कहाँ पे किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई बड़ा काम होता है, जैसे हमारे जो रोड्स बननी है, ब्रिज बननी है, या कोई हॉस्पिटल्स या बिल्डिंग्स बननी है किसी तरह की, तो उस पे काम क्या है, ज़्यादा काम है, बड़ा काम है, और एक एक ज़्यादा लेवल का जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। और यूनिट कॉस्टिंग कहाँ पे किया जाता है? यूनिट कॉस्टिंग वहाँ पे किया जाता है जब आप हर एक यूनिट को अलग अलग प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक यूनिट की रेलेवेंस एक दूसरे से बहुत कम मिलती जुलती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट कॉस्टिंग को यूज करते हैं। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? जॉब कॉस्टिंग बचता है। जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं, जब भी आपके जो सामान बनता है उसको आप क्या करते हो, एक जॉब के एक जॉब में जैसे आपने फिक्स कर दिया इतने बनाने हैं, तो उस हिसाब से आप उसको बनाते हो। जैसे आपने कार्ड छपवाने, अपने 2000 कार्ड छपवाने हैं, तो आपको एक जॉब आपने एक प्रॉपर आपने क्या कर दिया, टारगेट सेट कर लिया 2000 कार्ड, और सभी सेम यहाँ पे प्रिंट होंगे, तो इसके लिए यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग आपका क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय ए कंपनी फॉर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा लिया गया है, बहुत बार पूछ लिया गया है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है वो क्यों, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। कहीं पे पूछा जाता है कि इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, और कहीं पे पूछा जाता है कि कहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका यूज ही यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे यूज किया जा सकता है। पहला है इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द इट्स मेंबर, दूसरा है रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, थर्ड है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो होता है हम कहाँ पे यूज करते हैं, अपने फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और जो रिडेम्पशन है किसी भी प्रकार का हम इसमें नहीं कर सकते हैं, पेमेंट का डिविडेंड का पेमेंट भी हम इससे नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 वाला क्वेश्चन है, the cost accounting method to compute basic cost of the product or services। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका किसी भी कॉस्ट है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, बेसिक कॉस्ट है, उसको यहाँ पे निकालने के लिए कौन सी आपकी कॉस्टिंग यूज की जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जाएगी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की जाएगी, तो यूनिट कॉस्टिंग की जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो आपको आइडिया आ रहा होगा, यूनिट कॉस्टिंग होगा। क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात करी है या एक सर्विस की बात करी है। जब हम इंडिविजुअलाइज कर देते हैं चीज़ों को, हम अलग अलग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम एक साथ किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल जो हमारा एक एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसके केस में यूनिट कॉस्टिंग आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कॉस्टिंग है वो है, क्योंकि आप हर एक यूनिट की यहाँ पे कॉस्ट निकालते हो, और उससे हमें पता चलता है कि हमारे एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आया हुआ था, लेकिन उसमें ऑप्शन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं था, बट ऑप्शन में आया हुआ था। तो यहाँ पे पूछा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या एडवांटेज है। मैंने आपको पहले भी समझाया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हो। जैसे मैंने ये 4 डिपार्टमेंट बना दिए अलग अलग, तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट के फंक्शन अलग अलग यहाँ पे करते हैं, बट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी हैं, वो यहाँ पे डिवाइड कर दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो इसको बोला जाता है हमारा, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको बोला जाता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का क्या एडवांटेज होता है। स्पेशलाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, या सिंप्लीफिकेशन होता है। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन तो होना ही है, ठीक है, ये कोई एडवांटेज नहीं है, ये तो इसकी जो है हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो शर्तें हैं वो हैं कि इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो ये आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंकेज नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया कि जो
आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से आप कम्युनिकेशन आपका बंद रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्ट को बनाते जाएगा, आउटपुट बढ़ते जाएगा, बट सेलिंग डिपार्टमेंट उसको सेल ही नहीं कर पाएगा। तो इस केस में आपका डंप हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ये इससे बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो ये दो तो आपकी नेसेसरी कंडीशंस हैं। एडवांटेज की जब बात कर रहे हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन कैसे, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने एक अलग फॉर्म दे दिया और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको असाइन कर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको सबको हमने स्पेशलाइज कर दिया। तो इस केस में इसका जो एडवांटेज होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अपने रोल्स होते हैं और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए सभी मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। तो इसको स्पेशलाइजेशन, इसका क्या हो जाएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक एडवांटेज हो जाएगा, मेन एडवांटेज। 56 वाला क्वेश्चन है, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो एक साल के अंदर एक कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है उनकी टोटल वैल्यू को क्या यहाँ पे बोला जाता है। जीडीपी बोला जाता है, जीएनपी बोला जाता है, एनएनपी बोला जाता है या एनडीपी बोला जाता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे बात करी गई है आपके किसी एक कंट्री की बात करी गई है और एक ईयर की, ठीक है। एक ईयर के अंदर आप एक कंट्री के जो आपका एरिया है उसके अंदर की बात करी गई, तो ये आपका होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब भी हम एक टेरिटरी के अंदर एक जो इकोनॉमी है उसके अंदर गुड्स का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल प्रोडक्शन करते हैं उसको बोला जाता है जीडीपी। इसमें फॉरेन इनकम जो जैसे हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट इसमें नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से कोई बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, तो वो अगर पैसा यहाँ पे भेजते हैं तो वो हमारा किस में आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर आता है, बट यहाँ पे जीडीपी के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये एक जो हमारी टेरिटरी है किसी भी देश की, उसके अंदर जो नेट प्रोडक्शन यहाँ पे होता है उसको हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी। ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर यहाँ पे होते हैं। और पब्लिक लिमिटेड के केस में भी आप देखेंगे कि जो आपका मिनिमम है वो 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 वाला क्वेश्चन है, कैपिटल इज ₹50,000, लाइबिलिटी इज 30,000, फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं आपके 70,000 के, तो वैल्यू ऑफ द करंट एसेट्स आपको पूछी गई है। तो ये आपका किससे है, आपका सिंपली बैलेंस शीट के क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। कैपिटल आपके दे रखी है, आप इस तरह से बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे आपकी कैपिटल आ गई, नीचे आपकी टोटल लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, और आपके राइट साइड में टोटल एसेट्स आ गए। तो आपको कैपिटल कितनी दी है, 50,000 की आपको कैपिटल दी है, साथ ही आपसे बोला है लाइबिलिटी आपकी 30,000 है। तो टोटल आपका जो डेबिट साइड का बैलेंस हो जाएगा, सॉरी आपका लाइबिलिटी साइड का बैलेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 80,000 का, और आपसे बोल रखा है कि जो आपके फिक्स्ड एसेट हैं वो आपके 70,000 हैं। अगर 70,000 आपके फिक्स्ड एसेट हैं तो बचता कितना है बैलेंसिंग के लिए, 10,000 रुपीज़ बचती है। वो 10,000 आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स की अमाउंट हो जाएगी। तो आपका इस तरह से दोनों जगह की जो अमाउंट है वो टैली कर जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ₹10,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तीसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, चौथा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका क्या रहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो आपका बेसिक है। इन दोनों का जो बेस है वो यही है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बट जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो HR ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये इसका पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी गुड्स आप सोल्ड करते हो, किसको, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को सेल करते हो, तो वो आपका किस बेस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश सेल्स हो जाएगा, क्रेडिट सेल होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा या डेटर होगा। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि सेल ऑन अप्रूवल होता क्या है। देखिए यहाँ पे
बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक्चुअल में सेल करने से पहले कुछ टाइम जो है कस्टमर को यूज़ करने के लिए देती हैं, ताकि आप उसका जो एक तरह से बाइंग डिसीजन ले पाएँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो आप वापस कंपनी को दे सकते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए उसी तरह होगा जैसे आप टेस्ट ड्राइव मांगते हो। जैसे आप गाड़ी के शोरूम में जाते हो तो उनसे टेस्ट ड्राइव लेते हो कि आपकी गाड़ी कैसी कंफर्टेबल है, कैसी क्या है, तो वो टेस्ट ड्राइव की ही तरह होता है, बट इसका थोड़ा सा पीरियड जो है वो ज़्यादा लंबा होता है। उसके पीरियड के अंदर आपको उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए दिया जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको परचेज कर लेते हैं, अदरवाइज आप उसको रिटर्न कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है सेल ऑन अप्रूवल। तो इस चीज़ को आप किस पे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक पे दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक वो यहाँ पे सेल आउट नहीं हुआ है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50-50 है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। हो सकता है उसको पसंद आए और हो भी सकता है उसको पसंद ना भी आए। तो इस केस में इसको क्लोजिंग स्टॉक ही दिखाया जाएगा। जब फाइनल सेल हो गया उसके बाद हम इसको क्या दिखाएंगे, कैश सेल या क्रेडिट सेल, वो बात की बात है। ठीक है, तो इस केस में 60 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 61 वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड। सेकंड क्वार्टाइल आपका क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल को हम डिनोट करते हैं किससे, Q1 से, सेकंड क्वार्टाइल को Q2 से और थर्ड क्वार्टाइल को Q3 से। ठीक है, और कल के जो क्वेश्चन थे उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अपने क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की बात की गई थी। ठीक है, तो सेकंड क्वार्टाइल जो होता है आपका वो होता है Q2। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वार्टाइल होता है। और Q2 को किससे क्या होता है, ये आपका मीडियन होता है। ठीक है, क्योंकि मीडियन हमारा ठीक बीच का होता है, फर्स्ट का और लास्ट का अगर हम वैल्यू ले लें, मीडियन हमारी कौन सी वैल्यू होती है, जो मिडिल की वैल्यू होती है उसी को मीडियन बोला जाता है। तो इसके लिए Q1, Q2 और Q3 के अंदर Q2 आपका मिडिल वैल्यू है, तो उसके लिए आपको मीडियन जो है वो सेकेंड क्वार्टाइल होता है। 62 वाला क्वेश्चन है, इफ करंट रेशियो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज ₹90,000 देन द वैल्यू ऑफ द करंट एसेट्स वुड बी। यहाँ पे बोला गया है आपसे क्या क्या दिया गया है, करंट रेशियो आपको दे गया है 2.5। तो हमें पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो लिख लेते हैं, करंट रेशियो आपका होगा 2.5 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी होता है। बट यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको कैपिटल दे दी गई है। कैपिटल हमारा क्या, वर्किंग कैपिटल दिया है बेसिकली। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, ये आपको पता है। और इसमें जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट आपको दे दी गई है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपका 90,000 दे दिया गया है। इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और इस वाली इक्वेशन से जिसमें आपको दिया गया है हम करंट एसेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और वो किसके टर्म्स में आ जाएगी, करंट लायबिलिटी के टर्म्स में यहाँ पे आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटी के टर्म्स में करंट एसेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड मैं स्केच चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे करंट एसेट से आपकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह किया जाता है और करंट लायबिलिटी जो मल्टीप्लाई होगी वो 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो करंट एसेट्स की वैल्यू निकल आएगी। तो करंट एसेट्स की वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट एसेट्स इक्वल टू हो गया 2.5 करंट लायबिलिटी। अब हम कैपिटल वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में इसको पुट आउट कर सकते हैं और करंट लायबिलिटी हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या निकल के आई, करंट लायबिलिटी कितने निकल के आएगी, करंट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे हमने रख दी है, करंट एसेट की जगह पे हम क्या डालेंगे 2.5 करंट लायबिलिटी। ठीक है, और करंट लायबिलिटी बाद में भी है ही है फॉर्मूले में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 90,000 ऑलरेडी दिया है और इस राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 करंट लायबिलिटी, क्योंकि 2.5 करंट लायबिलिटी में से 1 करंट लायबिलिटी माइनस की तो 1.5 करंट लायबिलिटी निकल के आएगी। तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, इसमें आप करंट लायबिलिटी को निकाल लेंगे। 1.5 जो आपका मल्टीप्लाई में है करंट लायबिलिटी के साथ में, वो आपका डिवाइड में आ जाएगा इस तरह आके, और ये आपका इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से इसको हटा के ये डिवाइड में आ गया। अब आप इसको 15 को 1.5 को अगर डिवाइड करते हैं 90,000 से, तो ये आपके पास निकल के आएगा 60,000 की अमाउंट आपके पास आ जाएगी। जब आप क्या करेंगे, 90,000 आपके पास आ गया था, ठीक है, और 90,000 ये था, इसको डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60,000। ठीक है, तो 60,000 क्या निकल के आ गया हमारे पास, करंट लायबिलिटी की अमाउंट निकल के आ गई और हमें निकालना क्या है, करंट एसेट हमें निकालनी है। तो हम वर्किंग कैपिटल इक्वल टू आपको पता है वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है, और वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी 90,000 दी गई है।
ठीक है। और हमें निकालनी करंट एसेट, तो इसको यही रहने देंगे। करंट लाइबिलिटी आपको निकाल ली है आपने कितना 60,000, तो ये 60,000 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे 60,000। नेट अमाउंट कितनी आ गई 1,50,000। तो इस तरह से करंट एसेट्स हमारे पास निकल के आ गई 1,50,000। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। यहाँ पे बोला गया कुछ स्टेटमेंट दी हैं और उसमें से आपको सही स्टेटमेंट को चूज करना है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज लो बट डेथ रेट इज हाई। सेकंड बोला है द डिफरेंस बिटवीन दैम इज हाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेज आपके 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका बर्थ रेट भी हाई होता है और आपका डेथ रेट भी हाई होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है बर्थ रेट आपका लो है और डेथ रेट आपका हाई है, तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बोलिए द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ हाई, लेकिन जो डिफरेंस होता है इन दोनों का वो यहाँ पे लो होता है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन बनेगा नीदर ए और नोर बी, ये आपका ऑप्शन सही बन जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 वाला। सरचार्ज ऑफ 10% इज पेएबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर हिच आर टोटल इनकम एक्सीड टू। यहाँ पे बोला गया है सरचार्ज इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला है 10% सरचार्ज का पेएबल होता है जब उसकी इनकम कितनी हो, 7,50,000 हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो। तो ये आप याद रखना 10% सरचार्ज तब लगता है जब 50 लाख आपकी इनकम हो जाती है, तो उसके अंदर आपको 10% का सरचार्ज भी देना पड़ता है। 65 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। कंपनी के करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होती है, नॉन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉडी नहीं होती है, इट इज़ ए कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इन एफर्ट टुवर्ड गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा बिहेवियर जिससे क्या होता है हम इन्फ्लुएंस की जाती है, एक ऐसा जो अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके बिहाफ में सारे वर्कर्स जो भी उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने गोल को सेट करने के लिए और उस गोल को अचीव करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये किस बिहेवियर के अंदर आता है, किस जो मैनेजमेंट का स्टेप है उसके अंदर आता है? प्लानिंग में आता है, मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग या लीडरशिप। तो ये आपका लीडरशिप के अंदर आता है। आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग लीडरशिप की स्टाइल होती है, लीडर्स होते हैं, तो वो अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको अपने स्टाइल में इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, कि कोई डेमोक्रेटिक होता है, कोई ऑटोक्रेटिक होता है, कोई लेजिस्लेटिव नेचर का होता है, तो वो अपने अपने स्टाइल में उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और जो गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन आपका क्या होता है? इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपका लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। आप क्या करते हो? सबसे पहले आपका प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, लास्ट में आप क्या करते हो? कंट्रोलिंग का पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट आपकी टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है, तो उस केस में आपका ना ही प्रॉफिट होता है ना ही आपका लॉस होता है। इसको बीईपी पॉइंट बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका सही फॉर्मूला है आपका सेल्स इंटू पीबी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये वाला फॉर्मूला आपका राइट है। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, यहाँ पे मोटिवेशन बोला गया है किससे रिलेटेड है? प्लानिंग से है, कंट्रोलिंग से है, लीडरशिप से है या ऑर्गेनाइजिंग से है? देखिए यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो लीडरशिप से आपका रिलेट है, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोटिवेशन करता है यहाँ पे कोई भी जो आपका लीडर होता है वो मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन का काम हमारे लीडरशिप से रिलेटेड होता है। ए लीडरशिप स्टाइल इन विच ग्रुप मेंबर्स आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली इज कॉल्ड। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, अलग अलग जो स्टाइल होती हैं वो क्वेश्चन भी आ गए यहाँ पे। ए फ्री रेन स्टाइल होती है, डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है, ऑटोक्रेटिक होती है या पैटर्नलिस्ट स्टाइल होती है। तो कौन से ऐसी स्टाइल है इनमें से जिसमें जो उनके
ग्रुप के मेंबर होते हैं वो फ्री होते हैं अपने काम को करने के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप लीडर के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा फ्री रेन स्टाइल। इसको लेसोस्फियर स्टाइल भी बोलते हैं। इसके अंदर जो आपका लीडर होता है वो आपको गोल डिफाइन कर देता है कि यू हैव टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, बट उसको अचीव करने के लिए आप अपनी तरफ से एफर्ट करते हो। ठीक है, मेंबर्स अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं, खुद का काम करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। और दूसरा जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है, इसके अंदर डेमोक्रेटिक में आपको कुछ छूट दे दी जाती है, मतलब काफ़ी छूट यहाँ पे दे दी जाती है। जो अपने सबऑर्डिनेट हैं, जो आप उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे भी यहाँ पे राय ली जाती है। ठीक है, उनको भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है, उनकी विचारों को भी यहाँ पे सुना जाता है। दूसरा ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक के अंदर सारे डिसीजन जो है वो यहाँ पे लीडर ही लेता है, वो किसी प्रकार की कोई जो छूट है वो अपने मेंबर्स को नहीं देता है, सब कुछ पूरा कंट्रोल लीडर का रहता है। और पैटर्नलिस्ट स्टाइल जो है, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है, जो लीडर है वो यहाँ पे अपने जो मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड करता है, बट जो अल्टीमेट लास्ट डिसीजन होता है वो किसका होता है, आपका लीडर का ही डिसीजन होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टाइल हैं, इनको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करिए और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड है, कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसके अंदर दोनों चीज़ें ही इंक्लूड की जाती हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी और अनसर्टिफाइड भी। ठीक है, हम उसकी जो कैलकुलेशन है वो अलग से करते हैं, जिसमें हम सर्टिफाइड वर्क का निकालते हैं अलग से कैलकुलेशन, बट यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड बोथ विल बी इंक्लूडेड अंडर वर्क इन प्रोग्रेस। 72 वाला क्वेश्चन है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल फॉर। ये क्वेश्चन पहले भी एक आया हुआ था जिसमें हमें टैक्सेबल इनकम उसकी कैलकुलेट करनी थी, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव, इंडिया में रिसीव हुई मानी गई है, तो वो आपकी किस तरह की इनकम होगी और किसके लिए टैक्सेबल होगी। ऑल एसएससी रेजिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए या नॉन रेजिडेंट के लिए। तो ध्यान रखना, जब भी इनकम इंडिया में अर्न हुई है या इंडिया में अर्न और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हुई है तो उस केस में सभी एसएससी के लिए ये टैक्सेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। 73 क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। जो बच जाता है वो अनडिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ अनडिटर्मिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो इन दोनों में यहाँ पे रिलेशन पूछा है, एक आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है, एक आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा है। तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है आपका, वो होता है आपका स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कौन से ऑप्शन में आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर रूट, ये नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द। यहाँ पे बोला गया है आपका जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसके अंदर आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे किसका पार्ट होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट का पार्ट होती हैं, ऑपरेटिंग रिपोर्ट होती हैं, बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट पार्ट होती है उसकी, या रिपोर्ट्स टू बी गिवन टू शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है इसके अंदर आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की आपकी रिपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी और ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स भी आपकी दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड रहती हैं अंडर MRSC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी कंपनी जब किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यहाँ पे फॉर्म की जाती है तो उस कंपनी को क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी। किसी भी एक्ट को पास करने के बाद जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी यहाँ पे बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी बाइज 8,000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट. ओके, ईच यूनिट कॉस्ट ₹10. द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ₹30 एंड द carrying cost is 7.5% of एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर. द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी. यहाँ पे आपसे EOQ का क्वेश्चन पूछा है. पहले यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था EOQ का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन भी पूछा गया था पहले इसी पेपर में, जो पिछला पार्ट हमने किया था उसके अंदर पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ये रिलेटेड है. अब इसकी कैलकुलेशन पूछ दी गई है. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था EOQ का, क्या बताया था, 2 U इंटू P डिवाइडेड बाई S. ठीक है, तो इसके अंदर U का मतलब क्या है आपका, यूनिट, एनुअल यूनिट, जो आपके एक बार में आपने क्या किया, एनुअल बेस पे आपने यूनिट्स ऑफ आइटम परचेज किए, वो आपका U होता है. ठीक है, और इसके अलावा आपका जो P होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका, आप कह सकते हो कि आपका जो ऑर्डर कॉस्ट, जो आपका एक तरह से ऑर्डर कॉस्ट है. ठीक है, तो वो आपका पर यूनिट का जो ऑर्डर कॉस्ट है उसको P बोला जाता है. और जो आपका डिवाइड में आपका था S. ठीक है, तो ये आपका स्टोरेज कॉस्ट होता है, एक तरह से कैरिंग कॉस्ट जिसको बोला जाता है. तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उसको देख लेते हैं. क्वेश्चन में आपको दिया है, तो आप EOQ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है. U आपका कितना है, देखिए यहाँ पे 8,000 यूनिट ऑफ एन आइटम फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट. एनुअल होना चाहिए तो ही आप इसको लेंगे, मंथली होगा तो पहले हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे. 8,000 आपका बन जाता है. और P आपका कितना है, आपका प्राइस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 30 का है. ठीक है, तो इंटू 30 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे हम P से. और P आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, 7.5% दे रखा है. तो 10 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट है इसकी, इसका 7.5% हम यहाँ पे निकाल देंगे. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 से ये 4 आ गया. ठीक है, ये 0.3 है, तो इसका जो 3/4 है टोटल आ गया. तो 3/4 मतलब नीचे अगर 3/4 लिखेंगे तो ये बट्टे के नीचे बट्टा हो गया, तो इसको 4 आपका ऊपर चला जाता है, तो 4 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आपका नीचे रहेगा. मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 8,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 3/4 था. ठीक है, 3/4 आया हुआ था. अब इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया. अगर इसको सॉल्व करते हैं, 3 से ये 10 बार कट गया. अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास अमाउंट जो नेट निकल के आएगी वो आएगी अंडर रूट 64 6,40,000. ठीक है, अब इसका अंडर रूट निकालना है. तो अंडर रूट में आपको पता है कैसे हम निकालते हैं, पेयर बना के हमें निकालना होता है. आप 64 का कितना पेयर हो, 8 आपका अंडर रूट रहता है और 40 का अंडर रूट आपका 20 रहता है. तो इस तरह से आपका 800 यूनिट EOQ आपका निकल के आ गया. ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मीन्स एंड एंड्स. यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका कौन सा ऐसा फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का जो कंसर्न है किससे, मीन्स एंड एंड से. तो ये आपका प्लानिंग का फंक्शन रहता है, जिसका आपका साधन से और परिणाम से, हिंदी में देखिए यहाँ पे साधन और परिणाम से जो संबंधित होता है आपका, वो आपका प्लानिंग का होता है. क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम प्लानिंग करते हैं, सबसे पहला स्टेप ही हमारा प्लानिंग का रहता है. और जो हम एक तरह से कहते हैं कि मीन्स जो सेट किए जाते हैं वो प्लानिंग के अंदर ही यहाँ पे होते हैं. 78 वाला क्वेश्चन है, ए कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंजेस विद द वॉल्यूम और आउटपुट इज कॉल्ड. यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है वो तो यहाँ पे सेम रहती है, बट वॉल्यूम जब हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके अनुसार ये घटती या बढ़ती रहती है, चेंज होते रहती है. तो इसको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं या ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट बोलते हैं. तो इसको बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट की एक खासियत होती है कि इसकी जो पर यूनिट की कॉस्ट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. ठीक है, पर यूनिट की कॉस्ट कांस्टेंट रहती है और जैसे जैसे हम अपनी आउटपुट को बढ़ाते हैं ये कॉस्ट इंक्रीज करेगी और अपने आउटपुट को हम घटाएंगे तो ये कॉस्ट हमारी डिक्रीज करेगी. तो ये हमारा किसका है, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट रहता है. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स्ड रहती है. सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपके कुछ लिमिट तक, एक लिमिट तक आपकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहती है. ठीक है, उसके बाद इसको ये क्या हो जाती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है. 79 है, आफ्टर रिसेशन कम्स. ये आपका ट्रेड साइकिल का पीरियड है, ट्रेड साइकिल का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका सबसे पहले आप क्या देखते, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आप जो ट्रेड साइकिल है उस
एक्सपेंशन सबसे पहले होता है, ठीक है, आपको पता होगा। इसमें सबसे पहले एक्सपेंशन की कंडीशन आती है, उसके बाद आपका आता है पीक पे पहुंच जाता है आपका प्रोडक्ट। पीक पे पहुंचने के बाद क्या होता है आपका रिसेशन की स्थिति आ जाती है, और रिसेशन के बाद डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। डिप्रेशन के बाद आपका रिकवरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ साइकिल चलता है, ट्रेड साइकिल। तो आपसे इसी से क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे बोला है कि रिसेशन के बाद क्या आता है, तो रिसेशन के बाद डिप्रेशन वाली स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए गए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिए गए हैं, 8% डिबेंचर्स भी दिए गए हैं, टोटल एसेट्स भी दी गई है, कैपिटल गियरिंग रेशियो आपसे पूछा गया है। देखिए कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारा क्या रहता है कि ये रेशियो हमारा इस चीज़ को बताता है कि जो हमारे फिक्स्ड जो इंटरेस्ट बियरिंग वाले फंड हैं उनका हम कितना प्रॉम्प्टली यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। तो ये कैपिटल गियरिंग रेशियो, यानी गियरिंग का मतलब हो गया लीवरेज से रिलेटेड। तो लीवरेज जितना भी हमने लिया है, जितना भी हमने लोन लिया है, तो उसका कितने अच्छे से हम उसका पेमेंट कर पाएंगे। तो ये हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो चेक करता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, टोटल आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है जो हमारे ऑनर्स इक्विटी होती है, ऑनर्स इक्विटी ऊपर आ जाती है टोटल, और नीचे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड, ठीक है। नीचे कौन से आ जाएंगे, जिनमें फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, इतना आपका पेमेंट करना ही करना है, और ऊपर आपकी ऑनर्स की इक्विटी आ जाएगी जो भी है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम टिक कर देते हैं कौन सा, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपका ऑनर्स इक्विटी है, और रिजर्व एंड सरप्लस आपके ऑनर्स इक्विटी है। तो ये दो चीज़ें आपके ऑनर्स इक्विटी में आएगी, और 7% प्रेफरेंस शेयर्स आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट यहाँ पे देना है, ये आपका शेयर कैपिटल है, और 8% डिवेंचर आपका यहाँ पे आपको 7% का जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना पड़ेगा। 8% जो डिवेंचर है इस पर आपको 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये पहले से फिक्स है, इसके लिए इसको डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारा न्यूमिनेटर में कितना आएगा, एक तो 3 लाख हो गया, दूसरा हमारा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि टोटल 4 लाख हमारा न्यूमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 लाख की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और 4 लाख की आपकी क्या है डिवेंचर्स है। तो आपका 6 लाख आपका डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरह से आप इसको काटेंगे तो आपका 2:3 होता है, ठीक है। और इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 0.8:1, ठीक है। सॉरी, जो ऑप्शन बनेगा आपका ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी 0.67 का, क्योंकि यहाँ पे आएगा आपका जब आप इसको 3/, आपके पास 2/3 था, इसको आप अगर यहाँ पे डिवाइड करते हो 2/3 को, तो आपके पास आएगा 0.6666 अमाउंट आएगी, और ये 0.7 यहाँ पे बन जाएगी। तो 0.7:1 आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन, यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की बात करी गई है। आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, 2xy डिवाइडेड बाई √x का स्क्वायर इंटू √y का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का, सिग्मा xy, ठीक है, सिग्मा xy डिवाइडेड बाई √x का होल स्क्वायर इंटू √y का होल स्क्वायर। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि कैसे आप इसको कंप्यूट करेंगे जब क्या हो, 2 वेरिएबल हों, 2 एट्रीब्यूट हों, 2 नंबर हैं, या 2 अजम्पशंस हैं। तो ये एट्रीब्यूट पे काम करता है, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो x और y हम यहाँ पे मान रहे हैं। तो इस केस में आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे बिजनेस साइकिल का जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। पहला पूछा गया एक्सपेंशन रिसेशन, एक्सपेंशन के बाद रिसेशन, फिर डिप्रेशन एंड रिकवरी आर द 4 फेजेज ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। बिजनेस साइकिल इज ए पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये भी ठीक है। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू कीन्स द ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कीन्स ने था वो ये कहा नहीं था कि ये प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना है, क्योंकि ये आपका क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव फिनोमेना भी होता है। और फोर्थ वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा आपका सही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर
द पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड चेंजेज occurred in the value of the assets and liability in books but not in accounts then the firm prepares। यहाँ पे बोला गया है कि जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे जो पार्टनर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपनी एसेट्स की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं बट बुक्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ एसेट्स की वैल्यू को, एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को बुक्स में चेंज करना चाहते हैं बट अकाउंट को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में ये क्या करेंगे, इस जो ट्रांजेक्शन है उसको कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, रिवैल्यूएशन में, या मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन में। देखिए यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका एक तरह का जो नोट है, नोट टाइप का बनता है, इसके लिए इसको मेमोरेंडम बोला जाता है, जो कि आपके याद के लिए, आपके जो इस तरह के चेंजेस आपने किए हैं उसके जो याद है उसके लिए इसको बनाया जाता है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें प्रिपेयर किया जाएगा। तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अकाउंट्स में चेंज नहीं करना है। 84 वाला क्वेश्चन है, द डेप्रीसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट इज कंप्यूटेड ऑन द ईयर। यहाँ पे डेप्रीसिएशन की बात करी गई है। डेप्रीसिएशन आपके अलग अलग मेथड से चार्ज किया जाता है, तो कौन सी जो फिक्स्ड एसेट पे चार्ज किया जाता है और कौन सी मेथड, कौन सी वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, बुक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। तो बुक वैल्यू की जो है उस पर डेप्रीसिएशन हमेशा चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड। कैजुअल इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है इनकम टैक्स में, तो इसके अंदर कौन सी इनकम यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग्स फ्रॉम गैम्बलिंग, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, रिसिट ऑफ मनी लाइंग ऑन रोड। यहाँ पे देखिए ये आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपका अदर सोर्स का पार्ट है और ये कैजुअल इनकम है। विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग भी आपका कैजुअल इनकम है। रिसिट ऑफ मनी लाइंग ऑन रोड ये भी आपका कैजुअल इनकम का पार्ट है। ठीक है, बट जो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स है ये आपका कैपिटल गेन का पार्ट है, तो ये आपका कैजुअल इनकम नहीं है, ये कैपिटल गेन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हो जाएगा शेयर्स से रिलेटेड। अक्रूवल सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे आपका अक्रूवल सिस्टम भी होता है, आपका कैश सिस्टम भी होता है। तो अक्रूवल सिस्टम को किस और नाम से यहाँ पे जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपका मर्केंटाइल सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन अक्वर हो गई है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे हो जाती है। बट कैश सिस्टम के अंदर जब आप कैश रियलाइज हो गया, एक्चुअल में आपको कैश मिल गया या कैश का पेमेंट आपने कर लिया, तो ही आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को यूज किया जाता है। 88 क्वेश्चन है, द अजम्पशन दैट द एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज इज बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड एलटी में पूछा गया इस बार के, उसमें एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज, यानी कि एक अजम्पशंस होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि अपने प्रॉफिट को भूल जाओ कोई बात नहीं, बट जो अपकमिंग लॉस हैं, जो आपके फ्यूचर में नियरली टू बी हैपन लॉसेज हैं, उनके लिए आप अपने प्रोविजन बना के चलो। तो इस जो आपका कन्वेंशन है, अजम्पशंस है, उसको कौन सा यहाँ पे बोला जाता है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसके अंदर आप अपने फ्यूचर के जो मोस्ट लाइकली वाले आपके लॉसेज होने वाले हैं उनके लिए आप एक तरह से प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट दी है आपके 12 lakhs, डेप्रीसिएशन 80,000 का है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपकी 1200 की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 900 की, लोन इंस्टॉलमेंट ₹2 lakhs है। ठीक है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप कीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट इसमें कैलकुलेट करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इजन। यहाँ पे टेंडर की बात करी गई है। जब भी क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे काम होता है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पढ़ते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे टेंडर निकाला जाता है। टेंडर का मतलब होता है एक एस्टिमेट, उसकी जो कॉस्ट होगी उससे रिलेटेड अलग अलग लोगों से ऑफर मांगे जाते हैं कि आप कितने में काम कराओगे। जैसे ABCD 4 लोग हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप ये इतना काम है और आप कितने में इसको करवा सकते हैं, और वो लिफाफे में बंद करके वहाँ पे जमा कर दिया जाता है, टेंडर हो जाता है। ठीक है, अलग अलग। तो जिसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसका लगता है तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तो इसको टेंडर बोला जाता है। टेंडर आपका क्या है, एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट है नहीं, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट है आपका, एस्टिमेट ऑफ सेलिंग प्राइस है, एस्टिमेट ऑफ वर्क है। तो ये आपका क्या है, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। एस्टिमेट ऑफ वर्क में
वर्क ही नहीं है, हमारे कॉस्ट से रिलेटेड होता है। कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कॉस्ट बियर करेंगे, कितना खर्चा उसको करने में आएगा उस चीज़ को। जैसे रोड बनानी है हमने, तो उस रोड को बनाने में क्या खर्च यहाँ पे आने वाला है, तो एक एस्टिमेट जो खर्चा है, कॉस्ट है, उसको हम बोलते हैं टेंडर। और कंस्ट्रक्शन की बात पहले ही आपसे की गई है, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन। 91 अकॉर्डिंग टू द मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मार्शल के अकॉर्डिंग जो बेस होता है आपके कंज्यूमर सरप्लस का, वो क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शनेट होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो आपका है लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब भी आप क्या करते हो, 1 यूनिट का आपने कंजम्पशन किया तो आपको यहाँ पे 100 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उसके बाद आप 2 यूनिट यहाँ पे कंज्यूम करते हो तो आपको धीरे धीरे वो जो कंजम्पशंस की आपकी जो सेटिस्फेक्शन की जो लिमिट है वो यहाँ पे कम होती जाती है। जैसे 100 यूनिट का मिला, सेकंड से आपको 90 यूनिट का मिला, थर्ड से आपको 40 मान लेते हैं 80 यूनिट का मिला। तो इस तरह घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्या करोगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी और वो लास्ट में आपकी नेगेटिव में भी जा सकती है। तो ये आपका लॉ ऑफ DMU बोलता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलती है कि आप अपने किसी भी जो आपकी नीड है उस पर इस तरह से आप खर्चा करते हो कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका मैक्सिमम हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आप अलग अलग ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि उन कॉम्बिनेशन से, हर एक कॉम्बिनेशन से आपको बराबर का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी इज टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाई। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, देखिए पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो आपकी एक्सपोर्ट के लिए दी जाती है। जो बिजनेसमैन हैं उनको एक्सपोर्ट के में हेल्प करने के लिए दी जाती है, और ये जो फैसिलिटी है वो बेसिकली गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है, और ये दी जाती है आपके कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। कुछ हेल्प की जाती है, जैसे आपके करंट अकाउंट वाला सिनेरियो होता है ना, करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट बना दिया जाता है बिजनेसमैन का, और एक लिमिट आपकी रहती है कि इतना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, आपको बैंक से बार बार अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने ट्रांजैक्शन पर डे के हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये आपका एक तरह का इसी तरह का सिस्टम रहता है। इसके अंदर आपको मॉनेटरी जो हेल्प दी जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने देश से, हमारे इंडिया से या इस तरह से एक्सपोर्ट कर पाएँ, और जो FDI है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी हम एक तरह से कह लें कि वो हमारे देश में आए, जिससे अच्छा यहाँ पे देश का विकास हो। इसके लिए इसमें मदद की जाती है, और ये हमारे कमर्शियल बैंक्स बेसिकली प्रोवाइड करवाते हैं पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज़। यहाँ पे मेजरमेंट, इनकम मेजरमेंट का बेस क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका बेस होता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है कि आपके जो एक जो निर्धारित है, जो आपका डेफिनेट की एक फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर आप क्या करो, अपने जो खर्चे हैं उनका अब इनकम के साथ अपने जो खर्चे हैं उनको यहाँ पे मैच करो, ठीक है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका एक फिक्स्ड अकाउंटिंग का पीरियड होना चाहिए, जैसे आपका 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक, तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि वही ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के लिए रेलेवेंट हैं, जो आप मनी में मेजर कर सकते हैं, वही हम अपने बुक्स में यहाँ पे दिखाएंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपकी एसेट है उसको आप हमेशा मार्केट प्राइस और जो आपकी बुक वैल्यू है उस जो भी कम है, विच एवर इज लेस, तो उस पर आप इसको शो करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजेसन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि जब हम इंक्वायरी करते हैं किसके रिगार्डिंग, वैल्यू की, किसी भी एसेट की वैल्यू या उसकी ऑनरशिप या उसका टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेसन, ये सब चीज़ें जब हम चेक करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। ऑडिटिंग में काफ़ी अच्छे से हमने इस सारे टर्म को पढ़ा था, वाउचिंग पढ़ा था, वैल्यूएशन पढ़ा था, वेरिफिकेशन पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ऑडिट की 2 से 3 पार्ट यहाँ पे डाल चुका हूँ मैं, ठीक है, उसको आप चेकआउट कीजिए, उसमें पूरा आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको पता चल ही गया होगा, ये आपका क्या होता है, वेरिफिकेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। ये राइट शेयर्स आपके क्या है, इश्यू टू क्रेडिटर्स होते हैं, ऑफर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर होता है, इश्यू टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये आपका होता है ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं उनको एक तरह से राइट होता है, और इसी को राइट शेयर्स भी बोला जाता है। जो
अभी आपके शेयर होल्डर है उनको ही कुछ शेयर्स यहाँ पे इशू किए जाते हैं, उनको कुछ डिस्काउंट पे शेयर्स दिए जाते हैं जिनको राइट शेयर्स हम यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विथ, यहाँ पे बोला गया है जो प्रोसेस है आपका कंट्रोलिंग का किससे रिलेटेड होता है। मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, असाइनिंग द टास्क, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। यहाँ पे कंट्रोलिंग से काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंट्रोलिंग का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप क्या कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हो, जो आपने यहाँ पे बेंचमार्क सेट किया हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड हो जाता है और उसकी कंपैरिजन आप एक्चुअल के साथ में करते हो, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना वेरिएशन है उसको चेक करते हो, कितने हमने एक्चुअल जो हमारे स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने सेट किया स्टैंडर्ड उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस की, ये कितना यहाँ पर हमने अपने गोल को अचीव किया है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, 97 वाला क्वेश्चन, जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाइंटेड। यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, इसके ऑप्शन सारे गलत हैं। इसके जेड थ्योरी को विलियम आउची ने यहाँ पे दिया था, एक विलियम आउची नाम हो सकता है, दूसरा आपका एच मैस्लो भी इसमें हो सकता है। ठीक है, एच मैस्लो भी इसमें होता तब भी आप इसको सही कर सकते थे, बट इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगता मुझे। आपको इसका सही आंसर क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे हिसाब से इसका विलियम आउची होना चाहिए, और दूसरा अगर यहाँ पे एच मैस्लो भी दिया गया होता तो भी हम उसको मान लेते क्योंकि सबसे पहले एच मैस्लो ने ही जेड थ्योरी दी थी, उसके बाद जाके विलियम आउची ने भी जेड थ्योरी ही प्रोपाउंड की थी। ठीक है, 98 वाला क्वेश्चन है, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज़। यहाँ पे बोला गया है ऐसा कौन सा रेशियो है जो आपका जितना हाई होगा उतना आपने फेवरेबल होने वाला है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी यहाँ पे पूछा गया डज नॉट अप्लाई, ये कौन से कब कहाँ पे अप्लाई नहीं करता है कि हर रेशियो यहाँ पे एक रेशियो को छोड़ के बाकी रेशियो ऐसी हैं जिसमें सारे रेशियो जितने भी हाई होंगे उतने ज़्यादा अच्छा है, तो एक रेशियो ऐसी है जो इसमें अप्लाई नहीं करती है। तो कौन सी रेशियो आपकी, वो आ जाएगी ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो एक तरह से आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो होता है, और जितना एक्सपेंस ज़्यादा होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो हमारे लिए घाटा है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। नेट प्रॉफिट तो आपको पता ही है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका जितना ज़्यादा है ग्रॉस प्रॉफिट वो भी आपका अच्छा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ नॉट दैट मच गुड जब आपका ज़्यादा हो जाए। द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज, ये इसका अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था, वो भी क्वेश्चन भी आया था। अभी इससे एक प्रॉपर्टी से इसके एक और क्वेश्चन आ गया है कि बोला है सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। जो भी डेविएशंस अर्थमेटिक मीन से लिए गए हैं तो उनका सम यहाँ पे क्या होता है, तो उसका सम मैं बता दूँ 0 होता है। कैसे होता है एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास माना नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तक ले लेते हैं, ये आपके पास x है, इसमें आपका मीन हम मान लेते हैं 9, 15 आपका आ गया। 15 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 से तो आपका मीन आ गया 3, ठीक है 3 आपके पास मीन निकल के आ गया। अब डेविएशन होता है आपका इसको a मान लेते हैं तो x माइनस ए आपके पास हो जाएगा। तो इसमें से आप माइनस करेंगे, हर एक नंबर में से आप मीन को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 3 0 आएगा, और इसके बाद आएगा 3 माइनस 4 1 आएगा, और 3 माइनस 5 आपका 2 आएगा। इस तरह से ये नंबर निकलते हैं। अब आप इसका सम करेंगे, जो डेविएशन मैंने निकाले हैं उसका सम करेंगे तो प्लस माइनस साइड में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे -1, ठीक है, माइनस यहाँ पे -2 है, -3 हो गया, ठीक है, और प्लस की साइड भी 3 है, क्योंकि ये 1 और 2 3 हो गया, ये टोटल वैल्यू होगी +3, यहाँ हो गई -3, तो इसका सम जो हो गया वो यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 100 क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन द सेल्स प्राइस, जब हम क्या करते हैं अपने सेल्स प्राइस में इंक्रीज करते हैं तो इसका हमारे बीईपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा बीईपी डज नॉट इफेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर्स ब्रेक इवन पॉइंट, रेज करता है या लोअर नेट प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर है आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपका कम हो जाता है जैसे ही आप अपने सेल्स प्राइस को इंक्रीज करते हो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस।
आई होप कि आपको इसमें कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है डीपली, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। अब पुराने जो मेरी MCQ की सीरीज है उनको देखेंगे तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कह सकता हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं सारे के सारे, और कुछ तो एग्जैक्टली उनकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक तरह से इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, और जो इस क्वेश्चन पेपर का PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।